बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चमन से लेके तुरखम तक स्मगलिंग होती है। यहाँ पाकिस्तान से बहुत सा माल जाता है, रिवर्स ट्रांजिट होता है, अफगानिस्तान जाता है, अफगान ट्रांजिट का गलत इस्तेमाल होता है। ये तमाम बातें हमने बहुत मरतबा सुनी। ये भी सुना कि काबुल का बॉर्डर रेट अलग होता है, जिसमें डॉलर का रेट पाकिस्तान के मुकाबले में, पाकिस्तान की मार्केट के मुकाबले में मुख्तलिफ होता है, ज्यादा होता है। मैंने जब बात की करेंसी डीलर से तो उनका कहना था ये कभी खत्म नहीं होगा, हमें अपने सिस्टम को ठीक करना होगा। सुना यह है कि कराची के अंदर और लाहौर के अंदर ऐसे प्लाजे मौजूद हैं, ऐसी मार्केट्स मौजूद हैं कि जहां पे करेंसी का खुफिया लेन देन होता है। लेकिन सुना यह भी है कि पेशावर में यह खुलेआम होता है, चौक यादगार पर होता है। क्या सूरत हाल है? हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ्स हमारे साथ मौजूद हैं। बजाय इसके कि हम किसी और का तजिया लेते, कुछ ऐसी बातें करते जो हवाई होती, माफूकुल फितरत होती, हम उन तमाम बातों के ऊपर फोकस करेंगे जो हकीकत है। अब वो हकीकत चाहे फिर किसी के भी गले पड़े जाकर आईबी की रिपोर्ट दुरुस्त है, गलत है, क्या मामला है, तमामी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कोयटा से सबसे सीनियर काजिम मेंगल साहब है, ब्यूरो चीफ है हमारे। इसके साथ साथ पेशावर से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं लियाज अली साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। और कराची से हमारे बहुत ही सीनियर रिपोर्टर हैं काशिफ मुनीर साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जाहिर है कि ये तीन शहर ही हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, माशी कैपिटल है, यहाँ से खबरें निकलती हैं, यहाँ पे ही कार्गो आकर रुकता है, कार्गो आकर उतरता है और उसके बाद पूरे मुल्क में जाता है। और इल्ज़ाम लगता है पेशावर और कोयटा के ऊपर, यानी कि तुरखम और चमन के ऊपर, कि वहाँ से जब अफगानिस्तान की तरफ माल जाता है तो फिर बहुत सा माल स्मगल भी हो जाता है और बहुत सा माल स्मगल होकर इधर भी आ जाता है। फिर सिगरेट का मामला है। मर्दान ब्रांड सिगरेट्स कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए नासूर बनते जा रहे हैं, लेकिन आखिर उसके खिलाफ कार्रवाई, मौसर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कहा यह गया है कि अभी कार्रवाई ऐसी हुई है कि जिसमें 2 फैक्ट्रियां और एक शायद बड़े गोदाम के ऊपर छापा मारा गया है। इस तरीके से चीनी और गंदम के मामलात के हवाले से भी पाकिस्तान की हुकूमत मुतहरिक नजर आ रही है, इदारे कुछ काम करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आईबी की रिपोर्ट का यह जुमला कि सरकारी अहलकार भी मुलविस निकले, जाहिर है कि मेरे लिए नया नहीं है, ये हमने बहुत बार सुना था। आईबी ने इसके ऊपर एक मोहर सबूत कर दी है। काजिम साहब, आप ही जरा फरमाइएगा, चमन बॉर्डर के ऊपर इल्जाम लगता है, तुरखम वाले तो कहते हैं कि हम थोड़े से बेहतर हैं, चमन से जो है वो बहुत सा माल स्मगल होता है। फिर ईरानी पेट्रोल की अगर बात करें, वो भी बलूचिस्तान के रास्ते आता है। तो आपके सूबे से क्या बहुत ज्यादा लीकेज हो रही है? देखें, बलूचिस्तान के 11 अजला हैं जो कि अफ़गानिस्तान के साथ मुत्तसिल है और ईरान के साथ मुत्तसिल हैं। 5 अफ़गानिस्तान के साथ हैं और 6 ईरान के साथ हैं। तो क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक इन इलाकों की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया गया। ना वहाँ कोई सनत है, ना कोई और चीज़। और वहाँ जो भी मतलब नेचुरल ज़राए थे लोगों के आमदन के, वो भी ख़त्म हो गए कैद साली की वजह से, ज़राअत और माल मवेशी वगैरह। तो अब जो सारा इन्हिसार है इन सरहदी अजला का और बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों का, वो यहाँ उसको मतलब तिजारत कहते हैं, सरहदी तिजारत, लेकिन मुल्की सतह पर इसे स्मगलिंग कहते हैं। तो इस पे इन्हिसार है अब सारा। जहाँ तक आप चमन की बात कर रहे हैं, तो चमन से जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का जो माल होता है वो कराची से सबसे पहले आके चमन से उसको क्रॉस कराते हैं अफ़गानिस्तान। ये सारा माल उतरता है स्पिन बोल्दक में, जो कि सरहदी मार्केट है चमन के साथ अफ़गानिस्तान का। और फिर ये जो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल होती ही नहीं है। तो ये सारा माल फिर पाकिस्तान में जो है ना, जो मुख्तलिफ़ रूट्स हैं वहाँ से फिर ये पाकिस्तान आते हैं। इस तरह जो है ना ये एक तवील अरसे से सिलसिला जारी है। अच्छा काजिम भाई, अब जो फेंसिंग हो रही थी अफगानिस्तान की सरहद के साथ, क्या उससे भी फ़र्क पड़ेगा कि ये स्मगलिंग का माल आप कह रहे हैं कि डिफरेंट रूट से आता है, तो जब फेंसिंग हो जाएगी और सुना है कि 80-90% हो भी गई है, तो उससे फ़र्क पड़ेगा या ये चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेंगी? देखें, फेंसिंग से अब भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और आगे चल के अगर इसको मुकम्मल करेंगे तो उससे भी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इससे जो है ना फिर बलूचिस्तान के अंदर बेचैनी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, क्योंकि अब यहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जो आटे का जो रेट्स है कराची और लाहौर में, वो जो है ना इधर बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। और अगर लोगों के माश और रोज़गार के ज़राए ख़त्म होंगे तो बलूचिस्तान में जो बेचैनी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और अब भी जो है ना बलूचिस्तान में बेचैनी बहुत ज़्यादा है। अब जो फेंसिंग इन्होंने की है अफ़गानिस्तान के साइड पे, तो ये तकरीबन चागी नौशकी तक अच्छे खासे इलाके में हुआ है। लेकिन अब चागी का जो अफ़गानिस्तान
का इलाका है, वो अभी तक मेरा ख्याल में नहीं हुआ है। तो ये सारा सामान वहाँ से इसमिन बोल्दक से निमरोज़ जाता है और फिर निमरोज़ से चागी के रास्ते जो है ना ये फिर पाकिस्तान में दाखिल होता है। तो ये एक हकीकत है। लेकिन हमारे जो बलूचिस्तान में कुछ बहुत ज़्यादा बड़े स्मगलर हैं जो कि बहुत पैसा कमा रहे हैं इससे, लेकिन इसके साथ हज़ारों ख़ानदान हैं जो जिनका मतलब सुबह और शाम की आमदन का इन्हिसार ही इसी ज़रिए पे, अगर इसको ख़त्म किया गया मुतबादिल ज़राए के बगैर, बिल्कुल, तो इससे मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में जो बेचैनी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। मैं कासिम भाई आपकी तरफ आता हूँ। ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि बलूचिस्तान से बहुत ज़्यादा लीकेज हो रही है, सामान जाता है वापस आता है। ज़रा KPK से भी जायज़ा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत से इलाके हैं कि जो अफगानिस्तान के साथ मुत्तसिल हैं। लिहाज भाई ज़रा कासिम भाई की बात को ज़रा आपने समझ लिया हो अगर, तो उसी तनाजुर में मुझे बताइएगा कि तोरखम से लेके आपके 2-3 और क्रॉसिंग पॉइंट हैं, वहाँ पर क्या सेटअप है? क्या वहाँ पर भी इसी तरीके से लीकेज होती है? क्योंकि बलूचिस्तान के रास्ते तो हमने सुना है कि ईरान के साथ भी बड़ी तिजारत हो रही है, और वो तिजारत जो है वो कागज़ों के अंदर नहीं है, जिसको हम स्मगलिंग कहते हैं। तो KPK की तरफ से अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड है उसकी क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया फवाद साहब। थोड़ा सा अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक बताता चलूँ तो खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 9 अजला हैं जो बराह रास्त कबायली अजला के जो अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं, जिनमें से चतराल, अपर दीर और लोअर दीर ये बंदोबस्ती है, जबकि बाकी 6 कबायली अजला इसके साथ बराह रास्त मुंसलिक है। इस वक्त 4 पॉइंट्स है, जिनमें से एक तोरखम है जो सबसे बड़ा है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ ट्रेड के हवाले से। दूसरा जो बड़ा है वो इस वक्त खरलाची है जो कुरम का है। इसके अलावा अंगुरड़ा है और गुलाम खान है जो वजीरिस्तान के जरिए वहां से उसके साथ तिजारत होती है। लेकिन इन तीनों पॉइंट्स पर कम तिजारत होती है बनिस्बत तोरखम की, जहाँ पर सबसे ज्यादा तिजारत होती है। तोरखम पाकिस्तान का मैं यही कह सकता हूँ कि दीगर जो चेक पॉइंट्स है उसकी निस्बत सबसे सिस्टमेटिक पॉइंट्स है। माजी में यहाँ पर स्मगलिंग होती थी और बेतहाशा स्मगलिंग होती थी, लेकिन हम गुज़िश्ता तकरीबन 5, 6 या 7 सालों से देखते हैं फेंसिंग हुई है, और उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए काफी हद तक इन चीजों का खात्मा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जो ट्रांजिट के जरिए, खुसूसन मैं इस बात का आपको बता दूं कि जो डॉलर्स की स्मगलिंग होती है वो भी इस वक्त तोरखम की जरिए एक बड़ी उसकी खपत जो है वो चली जाती है। इसके अलावा चीनी वगैरह है जो उसकी भी एक ठीक ठाक खपत कुछ अरसे में चली गई है। लेकिन यहाँ पर तोरखम जो है दीगर के पॉइंट्स की निस्बत यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक और चीज जो है जो आपने थोड़ी देर पहले इब्तिदाई में बताया वो तो ट्रांजिट का, ये सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पर कराची, गुजरांवाला या दीगर अशिया बगैर वहां पर कोई टैक्स की ड्यूटी अदा किए बगैर अफगानिस्तान चली जाती है और फिर वापस यहाँ पे आ जाती है। रिवर्स कार्गो जिसको आप कह लें या रिवर्स ट्रांजिट कह लें। जी बिल्कुल, तो वो भी है। तो इसी वजह से यहाँ पर इशू है सामना। लेकिन तुरहम बॉर्डर में माजी में जिस तरह का कारोबार होता था उस तरीके से नहीं है। फवाद साहब, मैं काजिम साहब की बात की तायीद करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो UNDP की सर्वे है उसमें खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला मुल्क के सबसे पसमानदा तरीन सिर्फ नहीं बल्कि उसके मुतालिक बताया जाता है कि अफ्रीका सहारा की ममालिक के जो वो है उनकी तरह पसमानदा, यानी दुनिया के पसमानदा तरीन खित्ते के मुताबिक वो जिंदगी गुजार रहे हैं। और यही वजह है कि स्मगलिंग माजी में यहाँ का सबसे बड़ा जो वो एक कारोबारी जरिया था, रहन सहन का जरिया था। लेकिन अब चूंकि बॉर्डर सिस्टमेटिक, यहाँ पर प्रॉपर बॉर्डर सिस्टम है, यहाँ पर फ्रंटियर कोर के दस्ते तैनात है, यहाँ पर FBI और कस्टम के दस्ते तैनात है। अच्छा, जो पैदल आमदोरफ्त होती है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो तुरखम बॉर्डर के जरिए होती है। और एक तुरखम बॉर्डर को जब गुज़िश्ता रोज खोला गया तो फवाद साहब इफ़ा के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता एक रोज में 9,700 से ज्यादा लोग अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान आए, क्योंकि ये लोग गुज़िश्ता 9 दिनों के दौरान स्टक हो गए थे। यही सूरत हाल जो है वो दीगर ट्रेड का भी। अच्छा, इस वक्त अफगानिस्तान से फ्रूट बड़े मिकदार में आ रहा है, जिनमें से अंगूर और इसके अलावा सेब और इसके अलावा जो सब्जियों में कीरा, टमाटर और प्याज आ रहा है। इसके अलावा जो नॉन एडिबल आइटम्स है उनमें से हम देख सकते हैं कोयला, फास्फेट, ये बड़ी मिकदार में अफगानिस्तान की जानिब अपना लिहाज में सवाल एक ये पैदा होता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इतना सिस्टमेटिक है तो फिर डॉलर किस तरीके से जा रहा है? सिस्टमेटिक से मुराद आपकी क्या है? सिर्फ इंसानों की स्कैनिंग हो रही है, सामान की नहीं होती? मतलब डॉलर फिर जाता किस तरीके से है इस रास्ते?
रोजाना पाकिस्तान से अफगानिस्तान तकरीबन 400 से लेकर 500 ट्रक, ट्रॉलर और कंटेनर जाते हैं। इसके अलावा तकरीबन इतनी तादाद में उस साइड से यहाँ पर आते हैं, बल्कि शायद वहां पर उससे भी ज्यादा है। फवाद साहब, इशू ये है कि जब मैंने FBR के हुकाम के सामने ये सवाल रख दिया तो उसने कहा कि हमारे पास जो डॉलर की स्कैनिंग के हवाले से इस तरह का कोई प्रॉपर सिस्टम पूरी दुनिया में इस तरह मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ है। ट्रक की खुफिया खानों में इवन आपको पता है टायरों में डॉलर छुपाए जाते हैं, टैंकियों में डॉलर छुपाए जाते हैं और फिर उसको आगे उधर जाके निकाला जाता है। ये पूरा सिस्टम है, पूरा रैकेट है जो इस हवाले से काम करता है। और एक स्टोरी मैंने की थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान से रोजाना तकरीबन 1.5 करोड़ जो है वो अमरीकी डॉलर अफगानिस्तान स्मगल होते हैं। यही वजह है। अच्छा फवाद साहब, एक और चीज जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्रेड के हवाले से, ये ट्रेड डॉलर्स में नहीं होती, ये ट्रेड पाकिस्तानी रुपए में होती है या बॉर्डर ट्रेड होती है, जिसके बदले हम सामान देते हैं, उनसे सामान लेते हैं। इस तरीके का रियाज। ठीक है लिहाज भाई, मैं जरा कराची से भी हालात मालूम करता हूँ, क्योंकि ये जो सारा धंधा है इसको कहीं ना कहीं ताने माने कराची से मिलते हैं, कहीं ना कहीं कराची इसको कंट्रोल कर रहा होता है। ज़ाहिर पोर्ट कराची के अंदर ही है। काशिफ साहब, क्या ये नहीं हो सकता कि पोर्ट के ऊपर जो सारा सामान आ रहा है उसकी स्क्रूटनी यहीं पर हो जाए, हमें पता हो कि कितना माल जा रहा है, क्या आ रहा है? जिस तरह से कासिम मेंगल साहब ने कहा कि बहुत से ऐसा सामान अफगानिस्तान चला जाता है जो उनके लिए नहीं है ही हमारे लिए, और वो वहाँ से जाके वापस आ जाता है। तो ये तो जिम्मेदार तो फिर कस्टम वाले हुए ना, जिम्मेदार तो कराची पोर्ट हुआ। देखिए फवाद, इसमें जो आप पोर्ट को या कस्टम हुकाम को सिर्फ जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। यानी अगर हम बोलेंगे सिर्फ जो है वो कस्टम हुकाम या पोर्ट पर तो जो माल आएगा, कंटेनर्स आएंगे, उनको बाहर निकल कर जाना है। लेकिन जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम से जो माल आ रहा है उसको सबको पता है कि वहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं है। बहुत सारी अशिया ऐसी हैं जिनका अफगानिस्तान में ना इस्तेमाल होना है ना वहाँ हो रही है, लेकिन सबको पता है, मंगाने वाले को भी पता होता है कि उसकी सारे जो बड़ी डिमांड है वो आपके अपने मुल्क में इस्तेमाल होनी है। और इस तरह का ये मामला जो है ये मुस्तकिल चले जा रहा है। आप अफगानिस्तान के अलावा देखें तो आपको एक और चीज़ नज़र आएगी इसके अंदर, फाटा पाटा की। यानी फाटा पाटा के अंदर जो है लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज जो है वो स्ट्रक्चर के तौर पे बनाई हुई है, वहाँ पर फैक्ट्री रजिस्टर्ड है, वहाँ पर आपको ड्यूटीज़ नहीं देनी है, और आप जो असल में जो माल सारा मंगा रहे होते हैं वो मुल्क के लिए मंगा रहे होते हैं। इस हवाले से कराची चैम्बर हो, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, उन सब ने जो है वो शिकायतें की हैं। हम इन दो बॉर्डर्स को कसूरवार ठहराते रहे और पाकिस्तान के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर ही पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम बना हुआ हो जो सारी चीज़ को सपोर्ट करता हो। यानी कि हम अफगान ट्रांजिट के ऊपर बात करते हो, लेकिन अफगान ट्रांजिट के नाम पे हमारे अंदर ही ट्रांजिट हो रहा हो पाकिस्तान में। देखिए जी, इसका जो डबल नुकसान है फवाद भाई, इसका जो डबल नुकसान है, इस जो आपकी स्मगलिंग हो रही है, जो इंपोर्ट के नाम से आ रही है, आप ये देखें कि आपके यहाँ मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। आप तमाम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, मुल्क में फैक्ट्रियाँ कारखाने नहीं लग रहे हैं। अगर यही कारखाने लग जाएँ तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इम्बेलेंस है, अगर आप उसकी सूरत हाल देखें तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो कभी भी 30 अरब डॉलर को क्रॉस नहीं करती है। आपके जो रेमिटेंसेज हैं वो 30, यानी आप दोनों को मिलाकर 60 अरब कर लें, लेकिन अगर आपकी इंपोर्ट 75 से 80 अरब डॉलर है तो ये तकरीबन 20 अरब डॉलर का फ़र्क है। और अब इसका जो फ़र्क है ये बहुत मुश्किल से कवर होगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है आप इंपोर्ट के नाम से मंगवा रहे हैं। सबको पता है कहाँ बिक रहा है। IB की रिपोर्ट भी आ गई, कार्रवाई कुछ हो रही है, कुछ नहीं हो रही। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो करेंसी का एक बड़ा धंधा हो रहा है यहाँ पे। मुझे मलिक बोस्तान ने भी एक बात की, उन्होंने कहा कभी नहीं रुकेगा, तो काशिफ मुनीर साहब से इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर ये करेंसी सुना है पेशावर के अंदर खुलेआम चौक यादगार पे इसकी बोलियां लगती हैं, कोयटा की क्या सूरत हाल है वो भी पूछते हैं। और कराची के अंदर सुना है कि ऐसे अपार्टमेंट्स मौजूद हैं, ऐसे प्लाजे मौजूद हैं कि जो पूरे के पूरे करेंसी डीलर्स के पास हैं, कि जहां पर करेंसी का काला धंधा होता है। IB की रिपोर्ट हमें ये बताती है, अंसार अब्बासी साहब ने इसको जो है वो कोट किया है, उन्होंने जो है वो द न्यूज़ के लिए स्टोरी की है, उसके जो है वो अंदर सारा कुछ हमें नज़र आता है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लियाज भाई, सुना है चौक यादगार पेशावर पे करेंसी का बड़ा काम होता है, बोलियाँ लगती हैं, दुकानदार करेंसी लेके मार्केट चौक पर आ जाते हैं और कहते हैं जिसको खरीदनी खरीद लो। सुना है बंद किया गया है, वो किसके लिए करते हैं सारा काम? ये बता दूं कि पेशावर जो है वो गैर मुल्की करेंसी के हवाले से सबसे बड़ा मार्केट समझा जा रहा है। और आपकी कराची, इसके अलावा इस्लामाबाद में जो डॉलर की कीमत ओपन मार्केट में लगाई जाती है, पेशावर में उसकी कीमत तकरीबन 1 से लेकर 2 रुपए तक महंगी होती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर स्मगलिंग है। ये इंटर बैंक का जो रेट होता है, गुज़िश्ता रोज आपको पता है 299 रुपए था, लेकिन यहाँ पर पेशावर की उस मार्केट में इसकी कीमत जो है मुकर्रर की गई थी, वो तकरीबन यहाँ पर जो थी वो 308 से 309 रुपए में ओपन मार्केट में यहाँ पर मिल रहा था। पेशावर में इस वक्त जो 540 दुकानें हैं सिर्फ चौक यादगार में,
और तकरीबन बताया जाता है कि 2500 से ज्यादा लोग हुंडी हवाला के कारोबार के साथ बराह रास्त वाबस्ता है, जिनमें से बहुत से कम लोग ऐसे हैं कि जिनके पास बाकायदा तौर पर लाइसेंस या उसको परमिट जो कहा जाता है वो करेंसी के कारोबार के हवाले से है। बड़े पैमाने पर यहाँ से स्मगलिंग होती है अफगानिस्तान की जानिब। मैं पहले भी बताया कि यहाँ पर डॉलर की कीमत इसलिए महंगी होती है कि उसको अफगानिस्तान स्मगल किया जाता है। फवाद साहब, यहाँ पर जब वॉर ऑन टेरर का जमाना था 2000 हम कह सकते हैं 7, 8 या 9 तक, तो बताया जाता है उस वक्त यहाँ पर तकरीबन उस वक्त यहाँ पर जो द न्यूज और डॉन की रिपोर्ट्स थी और इंटेलिजेंस इदारों ने भी उस रिपोर्ट की तस्दीक की थी, यहाँ पर उस वक्त रोजाना तकरीबन $1 अरब के करीब जो है वो हफ्ते में सिर्फ ट्रेड होती थी यहाँ पर डॉलर की, और बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान या अफगानिस्तान से यहाँ उसको स्मगल किया जाता है। इस वक्त भी अफगानिस्तान के हवाले से ये सबसे बड़ी मार्केट है। अगरचे FIA मुसलसल छापे मार रही है, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले जब बॉर्डर का जिक्र कर रहे थे आप, तो उस बॉर्डर के मुतालिक फवाद भाई आपने FBR के किरदार को बिल्कुल निगलेक्ट किया। FBR के किरदार में लिहाज में एक चीज और शामिल कर लें, FBR के किरदार की जब आप बात करें तो फिर मर्दान ब्रांड सिगरेट्स की भी बात कर लें। सुना है कि सिगरेट जो है वो टैक्स चोरी का एक बड़ा काम होता है। FBR के पूरे किरदार के ऊपर एक साथ बात कर लेना। बिल्कुल FBR का किरदार मर्दान में भी उसी तरह है, FBR का किरदार तोरखम बॉर्डर पर भी उसी तरह और पेशावर में भी उसी तरह है। अच्छा, इस वक्त जिम्मेदारी सबसे बड़ी FIA की पड़ रही है। FIA आपको पता है पेशावर में बदकिस्मती से चापे पड़ते हैं और लोग ऐसे बैठे होते हैं। गुज़िश्ता तकरीबन 9-10 दिनों से यहाँ पर मार्केट एक किस्म से बंद है, लेकिन इसके बावजूद इसके करीब गलियों में बाकायदा तौर पर ट्रेड होती रहती है। अब भी डॉलर मिलता है, लेकिन ओपन मार्केट में जब गुज़िश्ता रोज मैंने डॉलर की कीमत पूछी तो उसने बताया था कि कीमत अब भी 308 से 309 रुपए, अगर आपको चाहिए तो उसने कहा कि मैं फौरन आपके इलाके में आपको पहुंचा देता हूँ। इस वक्त ये किरदार जो है FIA के उस किरदार पर सवालिया निशान है कि जो दावे तो कर रही है लेकिन दुकानें भी बंद है, लेकिन इसके बावजूद ये ट्रेड हो रही है और आपको खुद पता है। बिल्कुल ठीक है लियाज भाई, मैं दोबारा आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। जरा काशिफ मुनीर साहब से जरा मैं पूछूं। काशिफ साहब, कराची में सुना है जो काम पेशावर में गलियों बाजारों में खुलेआम हो रहा है, कराची के अंदर अपार्टमेंट्स के अंदर हो रहा है। क्लिफ्टन का जिक्र किया जाता है, लाहौर में कुछ इलाकों का जिक्र किया जाता है। तो ये करेंसी का FBR का किरदार, फिर ये सिगरेट की स्मगलिंग, जरा जल्दी क्विकली अगर आप इसके ऊपर कुछ बात करें, मैं काजिम साहब की तरफ जाऊंगा। अच्छा फवाद भाई, सबसे अहम बात है, पहले तो हमें करेंसी की जो बेचने का सारा अमल सारा समझना होगा। इस हवाले से जो थोड़ी सख्ती जो की गई है उसको पहले समझने की जरूरत है। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता दिनों अब एक नया सर्कुलर जारी किया है कि जो B कंपनियां थी, यानी जो रोजाना लेन देन करती थी, वो तो बंद की जा रही है। यानी अगला 3 महीने का वक्त दिया गया है और गुज़श्ता 3 दिनों के अंदर 2 बड़े बैंकों ने अपनी जो है वो एक्सचेंज कंपनियां खोलने का ऐलान किया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मामला ये है कि अपनी ही रिपोर्ट है, स्टेट बैंक ने खुद चेक कराया है और रिपोर्ट भी गवर्नर स्टेट बैंक ने ब्रीफिंग में भी कहा था, जो डॉलर की मैनिपुलेशन हुई है उसके अंदर निजी बैंक मुलव्वस हैं। तो अब अंदाजा ये लगाएं कि अब आपने बैंकों को इस पे बिठा दिया है कि वो एक्सचेंज कंपनियां खोलें, तो ये एक नया जो है वो धंधा जो है वो शुरू हो जाएगा। जहां तक बड़े लेवल पे होगा ना, चौक यादगार से निकल के आइए चुंडीगढ़ रोड चला जाएगा वो सारा धंधा। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। आप अंदाजा ये लगाएं कि जो हुकूमतें बैंकों से कर्जा लेती हैं, आप तमाम सूबाई हुकूमतें ले लें, आप विफाकी हुकूमत ले लें, जो बैंकों से कर्जा लेके अपनी हुकूमत चला रहे हैं, वो इन बैंकों के खिलाफ एक स्टेटमेंट नहीं आया। आप अंदाजा ये लगाएं कि अभी सूरत ये है कि वजारत खजाना ने अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है और कोशिश ये की जा रही है कि स्टेट बैंक जो है वो इन पर थोड़ा सा जुर्माना लगा दे, और बैंक भी खुश हैं कि अगर उन पर जुर्माना लगा दिया जाए तो हमारी जान छूट जाएगी। जहां तक डॉलर की सूरत हाल है, गुज़श्ता आपने दूसरा हफ्ता देखा है, डॉलर ओपन मार्केट में भी नीचे आ रहा है और इंटर बैंक में भी नीचे आ रहा है। यहाँ जो सबसे बड़ी बात बताई गई, मलिक बुस्तान का आपने जिक्र भी किया कि क्रैकडाउन हो रहा है, लोग बाहर से जो है वो डॉलर नहीं खरीद सकेंगे। 3 से 4 तरीकों से पैरेलल तरीके से, एक तो इंटर बैंक हो गया, एक ओपन मार्केट हो गई, एक ब्लैक मार्केट है, एक ग्रे मार्केट है। जैसे पेशावर वगैरह का जो हमारे दोस्त जिक्र कर रहे थे, कराची में आपको मुख्तलिफ सूरत हाल मिलेगी। घर पे भी डॉलर मिल जाएगा, अगर आपने ओपन मार्केट से मिलनी है तो अपना पासपोर्ट भी दें, अपना तमाम चीज़ें दें, हर चीज़ का रेट है। जो चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है 10-10, 15-15 रुपए इजाफी देते जाएं। और अगर आपने बाहर किसी मुल्क भेजनी है तो आप यकीन करें आपको वहाँ भी डॉलर मिल जाएगा। कोई इतना आसान काम नहीं हुआ है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं। एक और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपकी जो आवाम जो है उसको एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता है कि यार डॉलर ऊपर जाने वाला है तो मेरे पास 20,000 रुपये रखे मैं डॉलर खरीद लूँ। ये जो लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट है, ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल हो गई है कि डॉलर जो है वो मार्केट में इस लिहाज की इसको तभी रोका जा सकता है कि जब आपकी पॉलिसी ठीक हो, डॉलर के ऊपर आपका कंट्रोल हो। जाहिर है
कि लोग तब नहीं खरीदेंगे। हर चीज़ में हम अगर आवाम को ब्लेम करेंगे ना इस तरीके से अपने सिस्टम को ठीक करने के बजाय, काजिम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे, आप मुतबादिल उनको कोई जरिया नहीं देते, उनके लिए कोई जो है वो ऐसी चीज़ नहीं करते कि जिसके नतीजे में लोग तरक्की की तरफ जा सके। मैं ज़रा काजिम भाई से क्विकली प्रोग्राम को आम की तरफ लेके जाना है, अगले पार्ट की तरफ मुझे जाना है। काजिम साहब, क्या चमन बॉर्डर से भी वैसे ही जो है वो निकलता है? कोयटा में भी मंडी लगती है जिस तरह चौक यादगार पे लगती है या कराची और लाहौर के प्लाजों में लगती है? देखिए बिल्कुल जिस तरह लियाज अली ने पेशावर का जिक्र किया, बिल्कुल थोड़े बहुत फ़र्क के साथ कोयटा में भी इसी तरह है। कोयटा में पहले जो कंदारी बाज़ार था, यहाँ करेंसी की दुकानें हैं, तो यहाँ कारोबार होता था। जब इन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया बहुत साल पहले, तो अब उन्होंने इधर जो है ना, जो लीगल तरीके से वो यहाँ हो रहा है, जो इलीगल है वो घरों में मुख्तलिफ़ मकामात पे उन्होंने जो है ना मुंतकिल किया है। और हमारे जो असल जो मसला है वो सिस्टम में करप्शन की है। हमारा चूँकि मुआशरा जो है ना बदकिस्मती से करप्ट है, और उसके नतीजे में हमारे जो एहलकार हैं सरकार के, वो उनमें भी करप्शन है। तो लोग जानते हैं कि कौन जो है ना इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है और कौन लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं। तो वो जो है ना काजिम भाई मैं डालने की बजाय जो छोटे मोटे लोगों पर। से आपने बड़ी अच्छी बात की। मसला यह है कि जब किसी सरकारी इदारे को इस तमाम मामले को ख़त्म करने का टास्क दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि उस सरकारी इदारे के एहलकार जो हैं वो अमीर हो जाते हैं और आवाम वैसे के वैसे ही रहते हैं। जिस तरीके से काशिफ साहब ने भी तस्करा किया, ये करेंसी डीलर्स को तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन ये चंद बड़े माफियाज के हाथ में कारोबार चला जाएगा। तो माफियाज तो रहेंगे, छोटे पैमाने पे लोगों को तबाह करने के बजाय बड़े पैमाने पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। तभी अक्रॉस द बोर्ड या आप समझेंगे कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो इस मामले के ऊपर इकट्ठे और कार्रवाई हो रही है। ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद चलेंगे ज़रा मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे या उनके प्लेटलेट्स का मामला अब भी उसी तरीके से है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। 2-3 चीज़ें जमा हो गई। हसन अयूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सुना यह है कि लंदन में, क्योंकि मियाँ साहब से कल इनकी मुलाकात हुई है, तो मुलाकात तो जाहिर है कि मियाँ साहब लंदन में, तो इसका मतलब ये भी लंदन में। मुलाकात के अंदर क्या बातें हुई हैं उसको ज़रूर पूछेंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फायरी हो रही है और थोड़ा सा नाराज़ हो रही है। फ्यूरी भी है और फायरी भी है, दोनों चीज़ें ही हैं। और वो कहते हैं कि जी ऐसा महसूस होता है आज, अगर मैं सलीम मांडवी साहब वाला का बयान कोट करूँ और फिर फैसल करीम कुंडी साहब की लैंग्वेज या बॉडी लैंग्वेज और इश्तियाल अगर नोट करूँ, तो वो यही कहते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। सिंध के अंदर पंजाब से अफसरान लाकर लगा दिए, लेकिन जो है वो वफाक के अंदर हुकूमत ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। फिर अता बंदियाल साहब के ऊपर भी पूछेंगे। आज वो कहते हैं कि ऐसा है कि मेरा सूरज जैसे डूब गया हो। तो किस उम्मीद के साथ डूबा है सूरज, या वाकई डूबने के ऊपर लोगों ने खुशी का इजहार किया है कि अब जो नया सूरज तुलू होगा वो थोड़ा बेहतर मामलात को की नवीज़ सुनाएगा। हसन अयूब साहब बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाएं, तज्जिया कर दें, मियाँ साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, पाकिस्तान आएंगे नहीं आएंगे, सेहत कैसी थी, कितने पुरज़म थे, क्या कोई डील भी उनकी हो गई है? देखिए डील वगैरह तो अगर हुई भी है तो उन्होंने कौन सा मुझे बताना था कि हमारी डील होगी है, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और कॉन्फिडेंट है कि मतलब अपने केसेस के हवाले से उनको कोई परवाह नहीं है। जो कल नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसकी भी उनको रत्ती बराबर कोई जो है ना परेशानी या कोई फिक्र नहीं है। लेकिन मुल्क की मौशी सूरत हाल आज जिस स्टेज पर पहुंच चुकी है, इस हवाले से मियाँ साहब बड़े जो है वो परेशान है। और जो महंगाई हो चुकी है, महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से क्या इक़दाम करने होंगे, मुल्क की जो ओवरऑल हालत जार हो चुकी है, वाद साहब इस हवाले से वो कह रहे थे कि अगर हम जो मिट्टी पाओ प्रोग्राम हम नहीं कर सकते, क्योंकि मुल्क को इस स्टेज पर पहुंचाने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के हैं, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो उससे कोई सियासतदान है, उनको इस बात का एहतसाब उनका होना चाहिए। और अगर एहतसाब नहीं होगा तो मुल्क फिर अब ट्रैक पर नहीं आ पाएगा। दूसरी उन्होंने ये बात की कि उन्होंने कहा कि मैं चाहे वज़ीर-ए-आज़म बनूं, मेरी हुकूमत बने ना बने, लेकिन मुल्क को ट्रैक पर आना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि मेरी हुकूमत बन भी जाए और मुल्क ट्रैक पर ना आ सके तो फिर मेरे ख्याल के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये जो है वो नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है, मेरा अपना नुकसान है। तो बुनियादी तौर के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये बता दूं कि ही इज कमिंग बैक, और जो डेट जिस डेट का वो ऐलान कर चुके हैं उसी तारीख के ऊपर वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। और अब देखते हैं कि वो अब अपना क्या सियासी बयानिया बनाते हैं। अब बुनियादी तौर के ऊपर तो बयानिया जो मुझे अभी तक फील हुआ है, जो वो बयानिया आवाम के सामने पेश करेंगे, वो यही बयानिया होगा कि जो पैनामा जजेस थे उनका किरदार, उनके अमल, उनका तर्ज अमल और उनके अमल से पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसानात के हवाले से वो
अवाम को जो है अवाम के सामने अपना मुकदमा पेश करेंगे। और इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि जो नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं, यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कल अपने ओहदे का हलफ उठा रहे हैं, इनसे मुतल्लिक उनको बहुत तवक्कुआत हैं और उनकी ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट और दीगर सियासी जमातें जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं, वो अगर वो जुडिशरी का एहतसाब करना चाहें तो इन तमाम को उनको मुआवनत करना देनी होगी और उनका जो है वो साथ देना होगा। उनको जो है जो करना वो चाह रहे हैं उनको अपनी इनिंग खेलने देना चाहिए। उसके लिए अच्छा हसन भाई एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है, कैदी 804 की सुने बड़ी मकबूलियत है मुल्क में, एक मौजूद है, नहीं है, जाहिर है कि ये तो वक्त साबित करेगा। तो मियाँ साहब को इस हवाले से कोई परेशानी है कि उनके भाई की जो हुकूमत थी 14-15 माह की, उसके अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, पेट्रोल की कीमत में गुज़िश्ता रात भी 26 रुपये 15 पैसे इजाफा हुआ है, तो उनको इस तमाम चीज़ों का इदराक है कि इससे उनके वोट बैंक के ऊपर फ़र्क पड़ेगा और कहीं अगर वो ये सोच कर आ रहे हैं कि वो शायद क्लीन स्वीप कर जाएंगे या पंजाब में बड़ी अक्सरियत ले पाएंगे, तो वो शायद ना हो पाए, कुछ उनको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से एक साहब और गए थे कराची से लंदन में, जो मुकीम है, जो यहाँ पर दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मामलात में मुलविस रहे, उनको ये अंदाज़ा ही नहीं होता था कि 1994, 95, 92 का पाकिस्तान अलग था और 2011, 12, 15 का पाकिस्तान अलग है। नहीं, उनको बखूबी अंदाजा है कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। उनको हर हल्के के बारे में मालूम है कि वहां पर कितने उम्मीदवार हैं और कौन से उम्मीदवार जो मजबूत हैं और क्या उनकी आपस में भी अगर उनके कोई रिफ्ट मौजूद है तो वो रिफ्ट्स की वजूहात तक का उनको इल्म है। तो ही इज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट उनकी अपना जो पार्टी है, वो पार्टी के हवाले से देखिए ना, वो डेली अपने बेटे के ऑफिस में आते हैं और वो सुबह से लेकर शाम तक वहां बैठते हैं, तो वो बैठकर वहां सिर्फ लोगों से तस्वीरें तो नहीं खिंचवा रहे। बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, ही इज अ 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और जिन्होंने मुल्क को चलाया है। इसके अलावा वो 2 मरतबा वज़ीर-ए-आला भी रहे हैं, 1 मरतबा फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के। तो ही नोज हिज बॉल गेम के ये क्या बॉल गेम है। कोई आपकी ऐसी बात हुई पीपल्स पार्टी के हवाले से? पीपल्स पार्टी थोड़ा सा नून लीग के ऊपर चढ़ाई के मूड में है। नून लीग भी जो है वो मैंने देखा अब ट्विटर के ऊपर तो शुरू हो गई है। जाहिर है कि ये बयानात अब आम पब्लिक के अंदर भी आना शुरू होंगे और फिर टीवी के ऊपर भी आना शुरू होंगे। तो कोई पीपल्स पार्टी के हवाले से बात हुई आपसे? नहीं, आप बात समझें। प्रेसिडेंट जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वो कभी भी मियां नवाज शरीफ पर इस वक्त वो तनकीद नहीं करेंगे, ना शहबाज साहब के ऊपर तनकीद करेंगे। इसी तरह ना मियां नवाज शरीफ साहब और ना शहबाज शरीफ साहब उनके ऊपर तनकीद करेंगे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी पर या बिलावल भुट्टो जरदारी पर। ये नीचे लेवल के ऊपर जो चल रहा है वो चल रहा है। सियासत जानी बात है, हर एक की अपनी अपनी सियासत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मैच्योर जो है सियासी जमात है। वो अब उनको मालूम है कि उन्होंने सियासत कर रहे हैं और वो सियासत कर रहे हैं, इसको आप भी सियासत के तौर पर ही दें। क्योंकि ये जो आप समझ रहे हैं ना कि इनके बहुत ज्यादा शदीद इख्तलाफात हैं या ये एक दूसरे के साथ अब दोबारा बैठेंगे नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। अगर ना बैठने वाली बात होती तो फिर वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का वो बयान ना आता कि पहले हल्का बंदी होनी चाहिए, डिलिमिटेशन होनी चाहिए और उसके बाद इंतखाबात होने चाहिए। अच्छा, तो एक मुझे एक हसन भाई इसमें आपकी पाकिस्तानी सहाफत जो है, यानी कि जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो आप कोर्ट्स के मामला से भी बड़े करीबी वाकफियत रखते हैं, तो मियाँ साहब से मुलाकात और फिर कोर्ट्स के मामला, अगर इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आप देखें तो मियाँ नवाज शरीफ की टीम की हिकमत अमली क्या है कि मियाँ साहब जब तशरीफ लाएंगे यहाँ पर तो किस तरीके से वो बाहर आ सकेंगे या वो जेल के अंदर काफ़ी अरसा गुजारेंगे? क्या उनकी हिकमत अमली क्या है, तरीक़ेकार क्या होगा? तो बड़ा सिंपल तरीका है। इनकी हिफाजती जमानत जो है वो फाइल होगी मुतलका हाई कोर्ट, जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक वैसे तो किसी भी हाई कोर्ट में वो दायर कर सकते हैं और वो 199 के इख्तियार के तहत हाई कोर्ट भी उनको हिफाजती जमानत दे सकता है। लेकिन मोस्ट लाइकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो है वो पिटीशन आएगी और यही इस बात की तवक्को की जा सकती है कि वहां से उनको जो है हिफाजती जमानत मिल जाएगी। उसके बाद डेफिनेटली मेन अपील्स जो उनकी हैं, जो पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनके ऊपर समाअत होनी है। एवन फील्ड वाला मुकदमा जो था वो मेरिट के ऊपर मरियम नवाज साहिबा का खारिज हुआ है और उसकी बुनियाद ये थी कि जो इल्जाम था कि वो बेनिफिशरी हैं, तो वो बेनिफिशरी तब होती जब मियां नवाज शरीफ साहब की उसके ऊपर कोई करप्शन, कोई इस किस्म की चीज साबित हो सकती। तो असल में तो जो प्रोसिक्यूशन थी वो नवाज शरीफ साहब का नेक्सस या उनका जुर्म साबित नहीं कर सकती जिस बात के ऊपर मरियम नवाज का एक्विटल हुआ है। तो एवन फील्ड वाला केस तो आप देख लें कि तकरीबन पहले से ही जो है वो क्लियर है। और दूसरा केस तो वो है जो जज अरशद मलिक साहब ने उनको सजा सुनाई है। तो जज अरशद मलिक साहब को तो इसी जो है उनके कंडक्ट के ऊपर नौकरी से बरतरफ किया गया और जज अरशद मलिक साहब मरहूम जो हैं
उनकी जो क्या कहते हैं फैसला जो था उनका, वो इंतहाई कमजोर और नाकिस था। तो उस फैसले के ऊपर अब रिलाय करके अगर आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जेल जाएंगे, तो मुझे तो बड़ा ताज्जुब होगा। वो केस को इतना ठोस केस नहीं है। ठीक है कि मुकदमात फेस करना होंगे। बड़ी खबर आपने दी हसन अयूब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मियां साहब से मुलाकात का अहवाल भी बताया, मुल्क की सियासी सूरत हाल भी उसी के साथ साथ जुड़ती हमें समझ में आती गई। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।